Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a new topic that is reproductive tract infection. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसको हम जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं. चाहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलिए या जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन बोलिए, बोथ आर सेम. तो ये वर्ड रिप्रोडक्टिव मीन्स वो ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके अंदर इन्फेक्शन हो गया है. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड टू दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ट्रैक मीन्स होता है पाथवे जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाता है. इन्फेक्शन मीन्स कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन. तो वो इन्फेक्शन जो कि हो रहे हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जो रास्ता जा रहा है उनमें, उसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसे हमने जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन भी बोल दिया है. इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन डिस्कस करेंगे एंड इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन डिस्कस करेंगे. तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है ये एक तरह का वो इन्फेक्शन है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, डिक्रीज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, है ना. मान लीजिए कि किसी फीमेल के यूट्रस के अंदर कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा, यहाँ पे बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. मे बी वो प्रेग्नेंट ही ना हो पाए अगर एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है. तो मे बी प्रेग्नेंट हो जाए तो हो सकता है कि बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाए. ठीक है, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ तो मदर को, सॉरी, या फीमेल को इनफर्टिलिटी भी हो सकती है. इनफर्टिलिटी मीन्स होता है बांझ. ठीक है, तो मदर के अंदर अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इस तरह से होता रहा तो उसको एक तरफ से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं. और अगर मेल्स में ऐसा हुआ तो मेल के स्टेरिलिटी होने के चांसेस हो जाएंगे. स्टेरिलिटी मीन्स होता है, हिंदी में अगर बोले तो असमर्थता बोल सकते हो, कि मेल का जो किसी फीमेल को प्रेग्नेंट करने की जो कैपेबिलिटी है वो कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, एकदम निल हो जाएगी. और कैपेबिलिटी अगर निल हो गई तो उसका मतलब क्या होगा कि वो किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा. समझ गए? ओके. तो निल क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो मेल के स्पर्म्स के अंदर भी इन्फेक्शन जा सकता है. और स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है या स्पर्म का जो स्ट्रेंथ है या रिप्रोड्यूस करने की जो पावर है वो नहीं हो पाएगी. ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी. तो डेफिनेशन हमारी यही बोलती है कि वो इन्फेक्शन जो कि हमारे सीधे उन ऑर्गन्स पे जाता है जो ऑर्गन हमारे लिए एक नए बच्चे पैदा कराने की जिम्मेदारी लेते हैं. ठीक है, इंसिडेंस रेट देख लेते हैं तो 53% फीमेल्स अफेक्टेड हैं, यानी कि 50% से ज्यादा फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है. इसकी रीजन क्या है? अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेल के अंदर एज कंपेयर टू फीमेल, मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन के केसेस कम है और फीमेल के ज्यादा है. फीमेल के ज्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि फीमेल की एज फैक्टर भी हो सकता है. लाइक एज ज्यादा है तो हो सकता है कि उसकी जो इम्यूनिटी होगी वो डिक्रीज्ड होगी. कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, या तो फीमेल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएगी. जैसा कि हम सब जानते हैं कि फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक तरह से थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू दी मेल्स. तो उनके अंदर हाइजीन मेंटेन करना फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है. अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं पर भी जाकर के हाइड हो सकते हैं और बाद में वो हमारे ऑर्गन्स को इंजर्ड कर देंगे. इसके अलावा कह सकते हैं लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या अनसेफ सेक्स भी कह सकते हैं कि अगर वो अनसेफ सेक्स करती हैं, मल्टीपल पार्टनर्स यूज करती हैं, तो ये इस तरह के रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं उन्हें. वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 340 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड हो चुके हैं बाय एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के थ्रू. Now we are going to see the types of the reproductive tract infection. So it is divided into the three types. That is iatrogenic. Iatrogenic क्या होता है? Iatrogenic means होता है reasons related to the medical procedures. ठीक है, तो वो
रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन जो किसी मेडिकल फैसिलिटी के थ्रू हो गए, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल एरर्स, लाइक कोई वुमेन एडमिट है, उसको कोई मेडिकल प्रोसीजर दिया गया, पेरिनेल केयर वगैरह दी गई, पर इंस्ट्रूमेंट जो था वो अनहाइजीनिक था, इंस्ट्रूमेंट जो था वो स्टरलाइज नहीं किया गया था। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट एक पर्सन से यूज किया गया हो और दूसरे पर्सन में डाल दिया गया हो, जिस वजह से क्या हो गया, माल प्रैक्टिस की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन फैल गया। इसके अलावा मिसप्लेसमेंट ऑफ द इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जैसे कि कॉपर टी, यहाँ पे देख लो, कॉपर टी का जो ये टी पोर्शन होता है, ये टी पोर्शन दोनों फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाना चाहिए, लेकिन माल प्रैक्टिस की वजह से जिसने भी ये इंसर्ट किया है तो उसने रॉन्ग इंसर्शन कर दिया है, जिसकी वजह से दोनों टी जो टी बनना चाहिए वो टी ना बन करके कुछ कर्व शेप बन गया है। और इस कर्व शेप का मीनिंग आप समझते हो, एक तरफ ये यहाँ पे इंजरी कर रहा होगा अंदर और दूसरी तरफ ये यहाँ पे इंजरी कर रहा होगा और दोनों तरफ पस फॉर्मेशन और इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी ट्रीटमेंट। तो इसके लिए तो आप नहीं समझ सकते कि कौन सी मेडिसिन है वो सडन एडवर्स इफेक्ट करते, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट में बहुत डिफरेंस होता है। एडवर्स इफेक्ट कह सकते हैं कि अनकॉमन होते हैं और सडन होते हैं, लाइक हमें पहले से नहीं पता होता है कि ये कोई मेडिसिन एडवर्स इफेक्ट कर सकती है। साइड इफेक्ट हमें पहले से ही मेडिसिन का पता होता है कि हाँ, ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट ये है। पेनिसिलिन अगर हम लेंगे तो हो सकता है कि वो स्किन रैशेस कर दे, ठीक है, तो वो उसका साइड इफेक्ट हो गया। लेकिन अगर हमने डिस्प्रिन ले लिया और डिस्प्रिन ने होल बॉडी रैशेस कर दिए, वो उसका एडवर्स इफेक्ट हो गया, क्योंकि वो मेडिसिन इस तरह की नहीं थी, उसका ऐसा कोई भी हमें केस नहीं मिला था कि वो साइड इफेक्ट ऐसा कर देगी। समझ रहे हो आप? एडवर्स इफेक्ट सडन होते हैं, अचानक से होते हैं, सरप्राइज्ड होते हैं और इनके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और साइड इफेक्ट हमें पता होता है कि हाँ, इस मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट है, नोजिया वॉमिटिंग है या हाइपर सेंसिटिविटी है, जो भी है, ठीक है। इसके अलावा एंडोजेनस, एंडोजेनस निकलता है ये वर्ड एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम मीन्स होता है इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इस तरह से, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और यही एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे शेड होती है, टूटती है और ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है, ठीक है। अगर इस एंडोमेट्रियम में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो क्या होगा कि इन्फेक्शन हमारे पूरे यूट्रस में कंप्लीटली फैल सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियम से ही हमारा प्लासेंटा अटैच होता है और प्लासेंटा से हमारा बेबी अटैच होता है। तो जब एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्लासेंटा कैसे अटैच होगा उस पे, और अगर अटैच हो भी गया तो हो सकता है प्लासेंटा पे इन्फेक्शन हो जाए और बेबी को भी इन्फेक्शन हो जाए और बेबी की डेथ हो जाए। इस हिसाब से इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन जो कि हमारे एंडोमेट्रियम में जा पहुंचा और उसने एंडोमेट्रियम को इंजर्ड कर दिया और इन्फेक्टेड कर दिया। नेक्स्ट है आपका एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसमें आपका सेक्सुअली जो भी इन्फेक्शंस फैल रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा हुआ है, तो आपको अगर चाहिए तो आपको लास्ट में लिंक मिल जाएगा, आप मेरी एंड स्क्रीन पे देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी आपको दिखा रहा होगा, है ना, ये देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का दिखा रहा है, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हो और आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो ये थे हमारे टाइप्स। तो 3 टाइप्स के होते हैं, एक मेडिकल से रिलेटेड होता है, एक नॉर्मल इन्फेक्शन जो कि हमारे मेन ऑर्गन पे जा पहुंचा, और एक जो हमारा एसटीडी है जो कि बहुत ब्रॉड है। ओके, तो सबसे पहले फीमेल के अंदर कहाँ कहाँ इन्फेक्शन होता है, क्या क्या हो रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। हमें पहले पता होना चाहिए कि फीमेल के पास ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फीमेल के कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। एक है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड दूसरा है हमारा इंटरनल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वो होता है जो आप अपने पार्ट्स को देख सकते हो अपनी आईज से, और इंटरनल जेनाइटेलिया जो कि आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख सकते हो, अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते।
तो पहले हम देख लेते हैं कि वो एरियाज जो आप टच कर सकते हो और देख सकते हो नॉर्मली। तो सबसे पहले जब आप अपने वजाइना को चेक करोगे तो वहां पे आपको दो फोल्ड्स मिलेंगे। एक बाहर वाला फोल्ड्स जिसको आप पकड़ के स्प्रेड कर सकते हो, है ना, सेपरेट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, मेजर, बड़ा वाला फोल्ड्स, लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसी के अंदर एक छोटा फोल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। जब आप दोनों फोल्ड हटाओगे तो आपको एक छोटी ओपनिंग मिलेगी जिसको हम वजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी वजाइनल ओपनिंग से ही आपका चाइल्ड बर्थ होता है। इसके अलावा आपको उसके ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग मिलेगी जिसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। इस यूरेथ्रल ओपनिंग से आपके जो यूरिन है वो बाहर आता है। इसके अलावा और ऊपर आप चलोगे तो आपको एक क्लाइटोरिस नाम का एक पार्ट मिलेगा जो कि यहाँ पे होता है एकदम पीक पॉइंट पे। ये काफी सेंसिटिव होता है, आप इसे टच करोगे तो आपको बहुत सेंसेशन सा फील होगा और एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स ये टाइट हो जाता है और सेंसेशन में हेल्प करता है। इसके ऊपर, इस क्लाइटोरिस के ऊपर, ये जो क्लाइटोरिस है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर इसकी स्किन होती है जिसको हम प्रोप्यूस बोलते हैं। इसके अलावा बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल होता है। बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल आपका यूरेथ्रा के ऊपर होता है, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, और क्लाइटोरिस के नीचे होता है। तो ये भी क्लाइटोरिस की तरह सेंसिटिव होता है और ये एट द टाइम ऑफ द फीलिंग्स या एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स ये भी बहुत सेंसिटिव हो जाता है। इसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ये दो तरह, यहाँ पे देख लो, ये रहा बार्थोलिन ग्लैंड्स आपके दोनों साइड होती हैं। इन बार्थोलिन ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है कि म्यूकस सिक्रेट करती हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है। तो आपके जो वेट सा कुछ म्यूकस आता है, बाहर आता है, गीला गीला सा, उसी को हम म्यूकस बोलते हैं और वो ये हमारी बार्थोलिन ग्लैंड्स सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनल जेनाइटेलिया पे। इंटरनल जेनाइटेलिया आपका या इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन आपका वजाइना के कैनाल से शुरू होता है। देखो, एक्सटर्नली अगर आपने देखा था तो वजाइना की सिर्फ ओपनिंग थी। अब इस ओपनिंग के अंदर हम गए, यहाँ पे वो ओपनिंग जो यहाँ पे थी उसके अंदर हम गए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखा। ओपनिंग के अंदर वजाइना काफी गहरा होता है जिसे हम वजाइनल कैनाल भी बोलते हैं। वजाइनल कैनाल के बाद जैसे वजाइनल कैनाल की एंडिंग होती है, सर्विक्स नाम का एक पार्ट स्टार्ट हो जाता है जो कि हमेशा इस तरह से क्लोज रहता है और जब बेबी की डिलीवरी का टाइम आता है तब ये ओपन होता है। ठीक है, सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्राइन कैविटी आती है जो कि घिरी हुई है, सराउंडेड है एंडोमेट्रियम से। एंडोमेट्रियम हमारे इनर लेयर ऑफ द यूट्रस होती है। इसी के अंदर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब इस पार्ट के बाद दो हैंड्स लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिनको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब ओवरी से ओवा को कैच करने का काम करती है और यूट्राइन कैविटी के अंदर पहुंचाने का काम करती है। बाद में वही जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो बाद में बेबी बनने का काम करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉजेस। कौन कौन से कॉजेस हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। फर्स्ट है क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस। तो क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस एक तरह का इन्फेक्शन है। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये कॉज करता है इंटरनल, कह सकते हैं इन्फ्लेमेटरी या इंटरनल इन्फेक्शन कॉज करता है ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन। इसके अलावा एक और चीज ये कॉज करता है, दैट इज पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मतलब होता है वो डिजीज जिसने पूरे हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को इन्फेक्टेड कर दिया, जैसे वजाइना, सर्विक्स, आपके फेलोपियन ट्यूब, आपके एंडोमेट्रियम, आपकी कैविटी यूट्राइन और आपकी ओवरी। जब ये सारे एक साथ इन्फेक्टेड हो जाते हैं उस कंडीशन को हम पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं। तो क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस एक डेंजरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपके पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका नाइसेरिया गोनोडोरिया। नाइसेरिया गोनोरिया एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करने का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दिस इज सो डेंजरस। ये एसटीडी बहुत इजीली कॉज करता है और ये स्प्रेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यू टू दी अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट है कैंडाइडा एल्बिकेंस। तो कैंडाइडा एल्बिकेंस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है।
ये फंगल इन्फेक्शन एक्टिवेट होता है जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तब इसको ज़्यादा चांस मिलता है एक्टिवेट होने का। नहीं तो अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो और कोई इन्फेक्टेड वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, तब ये फंगल इन्फेक्शन ईज़िली आपको हो सकता है। प्लस ये उन वुमेन्स को भी होता है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ है या जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है। नेक्स्ट है ट्रोपोनिमा पैलिडम। ट्रोपोनिमा पैलिडम एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सिफिलिस कॉज करता है। अब सिफिलिस आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सिफिलिस है। ये एक तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, फ्रॉम वन पर्सन या फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर होती है। ये आपके जेनाइटल ऑर्गन में इन्फेक्शन करने के साथ साथ आपकी बॉडी पे भी काफी हद तक इन्फेक्शन कर देती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े अल्सर्स निकले हुए हैं और ये अल्सर्स आपकी पूरी बॉडी में निकल आते हैं सिफिलिस में। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनास वजाइनलिस। ट्राइकोमोनास वजाइनलिस एक तरह का प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है और ये भी साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करने के लिए कंप्लीटली कैपेबल होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स में फर्स्ट है आपका पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस या सैनिटरी प्रैक्टिस। अगर आप हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखोगे और कहीं का भी आप जाकर के वॉशरूम यूज कर लोगे, हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आपको यूटीआई हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब वो यूटीआई अच्छे से कह सकते हैं कि ट्रीटेड नहीं होगा या ट्रीटमेंट उसका नहीं होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन में। नेक्स्ट है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, लाइक जो वजाइनल फ्लोरास होते हैं, जो वजाइना के अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि वजाइना के अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बैड बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई गंदा सा वॉशरूम यूज किया तो आपके वजाइना के अंदर बैड बैक्टीरियाज आ गए, ठीक है। तो आपके जो वजाइना के अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, वो उन बैड बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो आपके गुड बैक्टीरियाज के जो फंक्शन है, जो कि कैपेबिलिटी है, उनको डिक्रीज कर देती हैं। तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट है मदर बियरिंग मोर चिल्ड्रन। मतलब वो वुमेन्स जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, वो मदर्स जिन्होंने बहुत सारे बच्चे पैदा कर रखे हुए, तो इसका मतलब क्या होगा? उनकी एज भी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली एज ज्यादा होगी तो क्या होगा कि उनके अंदर की जो इम्यूनिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन या अनदर पार्टनर ये इन्फेक्शन हो सकता है, आराम से हो सकता है। इवन एसटीडी के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो और वो वुमेन्स जो कि मल्टीपल पार्टनर्स यूज कर रही हैं उनको भी हाई चांसेस होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के। नेक्स्ट है ईट्रोजेनिक प्रोसीजर्स। ईट्रोजेनिक प्रोसीजर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो प्रोसीजर जो कि हॉस्पिटल में किए जाते हैं और माल प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है कि उन प्रोसीजर्स की वजह से किसी ना किसी को इन्फेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आईयूडी इंसर्शन करते हैं या कॉपर टी हम इंसर्शन करते हैं, मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, अगर कॉपर टी सही से इंसर्ट नहीं किया है तो उस वुमेन को इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो लोग अबॉर्शन कराते हैं, इलीगल अबॉर्शन कराते हैं, तो इलीगल अबॉर्शन के टाइम पर भी सेप्टिक अबॉर्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं, सेप्टिसीमिया होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ अंदर इंट्रा कह सकते हैं कि पेरिनियल कह सकते हैं कि इन्फेक्शन होने के भी कंप्लीट चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अबॉर्शन जो कराया जा रहा है जो कि अनसेफ है। नेक्स्ट है आपका पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी हमेशा इटियोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है? इटियोलॉजी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वजाइना के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, वल्वा और वजाइना के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जब वो डिपॉजिट हो जा रहे हैं तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी तो वो डिपॉजिट हो गए, अभी वो आपको हार्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके गुड बैक्टीरियाज हैं, जिनको हम लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं,
ये लैक्टोबैसिलस आपके गुड बैक्टीरियाज होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इनकी कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, गुड बैक्टीरियाज की जो कैपेबिलिटी है फाइट करने की वो डिक्रीज हो जाती है, और ये सबसे अच्छा मौका होता है बैड बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कॉज करने का। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स आपको आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब आपको साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो पेन होगा ऑब्वियसली, तो क्योंकि पेन जहां पर भी इन्फेक्शन हुआ है वहां पर सिंपल सी चीज है, इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, स्वेलिंग हुई होगी, रेडनेस हुआ होगा, इस वजह से आपको पेन होगा। इसके अलावा डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज भी आपको हो सकता है, पस भी निकल सकता है। ये तब होगा जब हाई इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, तब पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि वो इन्फेक्शन रुक नहीं पाया और वो आपके इंटरनल ऑर्गन के अंदर चला गया। इंटरनल ऑर्गन के अंदर जब हो जाएगा तो वो हो सकता है कि आपके एंडोमेट्रियम, जो कि आपके यूट्रस की इनर लेयर होती है, ये जो आपके एंडोमेट्रियम है, इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, जो कि शेड होती है एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आती है, ये एंडोमेट्रियम इन्फेक्टेड हो जाएगी। और जब ये एंडोमेट्रियम इन्फेक्टेड हो जाएगी तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये बनेगी ही नहीं, अब ये इन्फेक्शन हो गया है इसके अंदर, अब ये इसकी थिकनेस ही नहीं बढ़ी, ये कंप्लीटली बन ही नहीं रही है, तो आपको पीरियड्स नहीं आ पाएंगे, इर्रेगुलर पीरियड्स आएंगे। इसके अलावा पेन और ब्लीडिंग होगी ड्यूरिंग इंटरकोर्स। क्यों? क्योंकि अंदर का जो एरिया है पूरा स्वेल हो चुका है, उसके अंदर रेडनेस आ चुकी है, तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो मे भी आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, और पेन तो ऑब्वियस है। पेरिनियल ईचिंग होगी अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ तो। फंगल इन्फेक्शन मेनली एज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले आपको ईचिंग करते हैं, और ना कि नॉर्मल ईचिंग, बहुत एक्सेसिव ईचिंग करते हैं जिससे कि आपका पूरा इंटरनल जो ऑर्गन है वो पूरा रेड हो जाता है और आपकी स्किन पूरी कह सकते हैं रफ हो जाती है। देन आपको पी करने में पेन होता है। या तो स्वेलिंग ऑब्वियस है, वन साइड और बोथ साइड ऑफ द ग्रोइन, आपके इस एरिया में बहुत आराम से स्वेलिंग मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपको इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। सोर्स निकल सकते हैं, पेनफुल पेनलेस सोर्स निकल सकते हैं, ब्लिस्टर्स निकल सकते हैं जेनाइटल ऑर्गन के पास, इस तरह के कुछ अल्सर्स निकल सकते हैं। क्यों निकलेंगे? क्योंकि जहां पर भी इन्फेक्शन होता है वहां पे हमारी एंटीबॉडीज चली जाती हैं और जाके उस इन्फेक्शन को मारने की कोशिश करती हैं। तो जब इन्फेक्शन को मारने की कोशिश करेंगे तो एंटीजन यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और एंटीबॉडी जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, उन दोनों में झगड़ा होगा, फाइटिंग होगी। फाइटिंग की टाइम पे क्या होता है कि हमारे नॉर्मल सेल्स में इंजरी हो जाती है और हमारी स्किन के अंडर में भी इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें इस तरह के अल्सर्स निकल आते हैं। तो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, इसमें आपको एज पूछना है मदर की, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि एज क्यों मैटर करती है। फिर आपको पूछना है कि क्या वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या कांटेक्ट में हैं, एसटीडी तो नहीं हुआ है उनको, या प्रीवियसली कोई ऐसा जेनाइटल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था उनको, क्या वो पब्लिक टॉयलेट यूज करती हैं या हाइजीन मेंटेन करती हैं कि नहीं करती हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे वो हर 6 घंटे में अपने पैड्स चेंज करती हैं या नहीं करती हैं। अगर नहीं करती हैं तो मे बी उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हुआ होगा। इसके अलावा यूटीआई तो उनको नहीं होता है, डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है। ये सारी चीजें आप हिस्ट्री करेक्शन में पूछ लोगे। या तो हो सकता है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज किया गया हो, तो अगर यूज किया है तो क्या उस डिवाइस से उनको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है ना, ये सारी चीजें। क्या उन्होंने अबॉर्शन कराया है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं यूज कर रही हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैटर करते हैं उसके लिए, इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप हेड टू टू एग्जामिनेशन करोगे। तो सबसे पहले आप वाइटल्स चेक करोगे, तो वाइटल्स में आपको टेम्परेचर और पल्स दोनों ही इंक्रीज मिलेंगे। इसके अलावा आप बॉडी हेड टू टू एग्जामिनेशन जब करोगे तो आपको बॉडी में अल्सर्स मिल सकते हैं। सिफिलिस हुआ होगा तो सिफिलिस के अल्सर्स तो मैंने आपको दिखाई दिए किस तरह से ब्लिस्टर्स अल्सर्स की तरह होते हैं। जेनाइटल ऑर्गन एग्जामिनेशन करोगे, उसमें आपको पस फॉर्मेशन दिखेगा, हो सकता है ब्लीडिंग दिख सकती है।
इसके अलावा हो सकता है कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा स्कैंटी मिलेगा, उसमें से फिशी स्मेल आ रही होगी, गंदी सी स्मेल आ रही होगी, है ना। ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई करोगे। इसके अलावा सर्वाइकल बायोप्सी कर सकते हो। तो सर्विक्स की जो बायोप्सी है, जो यूट्रस है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि सर्विक्स क्लोज रहता है और ड्यूरिंग डिलीवरी वो ओपन होता है, मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था। और यहाँ पे देखना तो यहाँ पे देख लो, ये वाला पार्ट आपका सर्विक्स पार्ट है। यहाँ से आप छोटा सा टिश्यू ले लोगे और उसे लैब में सेंड कर दोगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप का इन्फेक्शन अंदर हुआ है। नेक्स्ट आप ब्लड टेस्ट करा लोगे, जिसमें आपके इंक्रीज WBC काउंट मिलेगा, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर हो चुका है। इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज आप देख लोगे टू नो द टाइप ऑफ द वजाइनल फ्लोरा, कि वजाइना में जो फ्लोराज हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो क्या है, लाइक बैड बैक्टीरियाज हैं या वायरस हैं या फंगस हैं या पैरासाइट है, कुछ भी है, और कितने हैं ये आप पता कर सकते हो। अगर वजाइना का जो इन्वायरमेंट है वो मोर देन 4.5 होगा, जबकि 4.3 से 4.4 नॉर्मल होता है हमारे वजाइना का इन्वायरमेंट, हल्का सा एसिडिक होता है, ठीक है। अगर ज्यादा एसिडिक हो गया होगा तो इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज्ड है। एसिडिक इन्वायरमेंट के अलावा आप फिशी स्मेल भी देख सकते हो वजाइना की। तो ये सारी चीजें आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आइडेंटिफाई कर लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में एज ऑलवेज हम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, क्योंकि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है। तो एंटीबायोटिक्स में आप एमोक्सिसिलिन दे सकते हो। एमोक्सिसिलिन का मेन फंक्शन क्या है कि वो जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा आप एंटी फंगल दे सकते हो कि अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है फंगल इन्फेक्शन का वो फ्लूकोनाजोल है। इसको ऑड डेज में देते हैं, लाइक आपने आज दिया है तो 1 डे छोड़ के आप दोगे, यानी कि फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, ऐसे करके फ्लूकोनाजोल के हम डोसेज देते हैं। सो फ्लूकोनाजोल मेनली फंगल इन्फेक्शन को जल्द से जल्द डिक्रीज कर देता है। क्लोट्राइमाजोल भी फ्लूकोनाजोल की तरह ही होता है, बट फ्लूकोनाजोल ज्यादा इफेक्टिव होता है। देन एनाल्जेसिक्स देंगे, क्योंकि उसको पेन हो रखा होगा, पी करने के टाइम पे भी पेन हो रखा होगा, तो मॉर्फिन सल्फेट इज गुड फॉर रिड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ द इन्फेक्शियस पेन। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर हम कैसे करेंगे? तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें असेसमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या जो हम मेडिसिन दे रहे हैं टाइम टू टाइम, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये डिपेंड करता है साइन एंड सिम्टम्स में। उससे जाकर के पूछना है कि उसके साइन एंड सिम्टम्स डिक्रीज हुए या नहीं हुए। ट्रीटमेंट, उससे आपको पता क्या चलेगा कि जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो कि वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपको एजुकेट करना है रिगार्डिंग कॉजेस, कि उनको इन्फेक्शन हुआ तो क्यों हुआ, जिससे कि वो रिपीट वो गलतियां ना करें और उस इन्फेक्शन से बच जाएं। इसके अलावा प्रिवेंशन एंड क्योर आप उन्हें बताओगे कि कैसे अपने आप को इस तरह के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल पार्टनर्स यूज नहीं करने हैं, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करना है, लाइक कॉन्डम्स यूज करना है, और ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो ट्रीटमेंट उन्हें टाइम टू टाइम लेना है। इसके अलावा उनको हाइजीन मेंटेन करके रखना है, जिसके लिए आप पेरिनियल एरिया को क्लीन करने के लिए बोलोगे, जिसके लिए वो सिट्स बाथ भी ले सकते हैं। सिट्स बाथ जो होता है वो एक टब में हम हल्का गर्म पानी लेते हैं, डालते हैं, और मदर को उसमें 15 मिनट के लिए या 5 to 15 मिनट के लिए बैठने के लिए बोलते हैं। उससे उनकी हाइजीन मेंटेन होती है और जो भी पेरिनियल पेन है वो भी डिक्रीज होता है। अच्छे से डेफिकेट करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से उनको क्लीन रखना है अपने जेनिटल ऑर्गन को, ये भी उनको बताना है। बेड रेस्ट के लिए फोर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना भी वो ज्यादा एक्टिविटी करेंगे उतना ही म्यूकस ज्यादा बनेगा, पस ज्यादा बनेगा, और सेल्स में इंजरी ज्यादा होगी जब सेल्स मूव करेंगे, मतलब सेल्स अपना काम करेंगे। तो जितना सेल्स को रेस्ट मिलेगा उतना ही रिकवरी उनमें फास्ट होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्स जब अपने आप को लाइक रेस्ट देते हैं या हम सेल्स को रेस्ट देते हैं तो सेल की रिकवरी फास्ट होती है।
पेशेंट को बोलना है कि टाइट क्लोथ्स नहीं पहनना है। टाइट क्लोथ्स पहनने से जो अल्सर्स हैं वो कंप्रेस होंगे, दबेंगे, स्वेटिंग आएगी, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उनको पेन भी होगा और उनकी रिकवरी भी स्लो होगी। एंजाइटी को मिनिमाइज करना है और सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करना है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट को इंक्रीज करना है। ये इसलिए उनको बताना है क्योंकि हो सकता है कि उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो चुकी हो, जिस वजह से वो डिप्रेस हो जाएंगे। हो सकता है कि वो एडजस्ट ना कर पाए। और मैं आपको हर बार बताती हूँ कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी स्लो रिस्पॉन्स करने लगती है, रिकवरी स्लो करने लगती है। हमारा ब्रेन फिर स्ट्रेस हार्मोन को मैनेज करने लगता है, तो हमारी बॉडी की तरफ कम ध्यान दे पाता है और रिकवरी स्लो हो जाती है। तो हमें उनके स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि ये डिजीज बहुत सीवियर डिजीज है। जब हमारा पूरा पेल्विक ऑर्गन इन्फेक्शन से भर जाता है तब इस डिजीज को हम डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें आपका यूट्रस, आपका वजाइना, आपका सर्विक्स, आपके फैलोपियन ट्यूब्स दोनों, आपके दोनों ओवरीज पूरे कवर हो जाएंगे इन्फेक्शन से, तो हम उसको इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोल देंगे। नेक्स्ट आपको सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम आउट ऑफ द आउट ऑफ द ये क्या कहते हैं, यूट्राइन कैविटी, नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि नॉर्मल यूट्राइन कैविटी के अंदर इम्प्लांटेशन ना होकर के कहीं और पार्ट में इम्प्लांटेशन हो गया, जैसे कि सर्विक्स, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, जैसे कि ओवरीज, है ना, जैसे कि सिजेरियन स्कार अगर ऑपरेशन हुआ था तो उसी के ऊपर इम्प्लांटेशन हो गया। तो ये सारी चीजें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर में आती हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां पर भी इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, एग्जाम्पल ले लेती हूँ, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के जो इम्प्लांटेशन है वो सबसे कॉमन है, 98.9% कॉमन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपका फैलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ था और यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ कि इतना एरिया ब्लॉक हो गया। तो जब फर्टिलाइज्ड ओवम आएगा, स्पर्म और ओवम मिल जाएंगे, फिर वो फैलोपियन ट्यूब से हमारे कैविटी के अंदर आना चाहेंगे, बट यहाँ पे रास्ता बंद होगा तो वो यहीं पे आकर के इम्प्लांट कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इम्प्लांटेशन गलत जगह पे हो जाता है। मैटरनल डेथ हो जाती है क्योंकि एट लास्ट अगर एसटीडी को हम कवर नहीं कर पाए या ऐसी डेंजरस सर्वाइकल कैंसर वगैरह को हम कवर नहीं कर पाए, नहीं बचा पाए, तो उनकी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के बहुत हाई चांसेस हैं। आपको मैंने पहले बता दिया है ना, 56% इनफर्टिलिटी की चांसेस फीमेल में होते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का ऑर्गन क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर वो ठीक नहीं हो पाता है, फिर वो केपेबल नहीं रहता है कि वो किसी को फर्टिलाइज करा सके या चाइल्ड बियरिंग में हेल्प कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। डिटेल वीडियो आपको एसटीडी में मिल जाएगी। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे इसमें देख लीजिए, एसटीडी आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लो और एसटीडी से पढ़ लो। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। Till then, bye bye, take care and have a nice day.